हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। आज के चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट्स के विषय में। बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग लोकसभा राज्यसभा जितनी भी समितियां हैं उनके विषय में डिस्कस किए थे। इम्पोर्टेंट जो अधिकारी लोग हैं उनके विषय में डिस्कस किया था। अभी हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत दिया गया है जो न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और इसमें जो सबसे जो शीर्ष पे है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद उसके अधीन में उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियाँ हैं। तो न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका की यह एकल जो प्रणाली है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए। क्या पढ़ रहे हैं? भारत में न्यायपालिका, अपना प्यारा देश भारत में पढ़ेंगे। भारत में न्यायपालिका और जुडिशरी इन इंडिया, ये हमारा इंग्लिश वर्ड है। तो भारत में न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने क्या बोला है? एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है। सबसे शीर्ष पर क्या आपको मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, और उसके अधीन में उच्च न्यायालय है। और एक उच्च न्यायालय के अधीन और भी राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ हैं, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं और अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर अमेरिका में बात किया जाए, यूएसए में जो न्याय प्रणाली है द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार के लिए, दूसरा राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र और राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। हम यूएसए की बात कर रहे हैं। यहीं पर भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में क्या है? एकीकृत न्याय प्रणाली है, एकीकृत न्यायपालिका है और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना या उसका उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 में और 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के जो प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था। अब तक का अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। भारत के संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रियाओं के विषय में उल्लेख किया गया है। तो हम अब पढ़ेंगे न्यायपालिका भारत में। ये थोड़ा सा डिस्कशन था। देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें, तो सबसे जो हाईएस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बोलते हैं। उससे नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो आता है जिला स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में लोअर जुडिशरी जिसको बोलते हैं, जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ेंगे, भाग 5 आपने देखा ही, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। वहीं पर हाई कोर्ट के विषय में जो पढ़ेंगे, भाग 6 में और 214 से लेकर 232 तक आर्टिकल के विषय में पढ़ेंगे। वहीं पर जो लोअर कोर्ट है, ये भाग 6 में ये भी है, और इसका आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक है। ठीक है, तो आपने देखा। और भारत में पहला जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में पहला किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहला फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। उसके बाद 1800 में मद्रास, फिर 1823 में बॉम्बे में स्थापना किया गया था। तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो कलकत्ता में किया गया था, लॉर्ड एलिजा एम्पे, बहुत बार सुने होंगे आप इसको। और इसके अलावा 3 और न्यायाधीश थे। लॉर्ड हाइड जिसको बोलते हैं, लिम्बेस्टर थे, और जो थर्ड न्यायाधीश थे उसको बोलते हैं चैम्बर्स। ये आई होप सबको पता होगा, अगर ये प्रीवियस एकदम फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया, जिसके माध्यम से 1861 में आया हाई कोर्ट एक्ट, और
इसी के माध्यम से 1862 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की भी स्थापना किया गया। वहीं पर भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय जो फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया, और यह भारत में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था उस समय, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन में किया जा सकता था। संघीय न्यायालय में जो संघीय न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे मैरिस गोयर थे। ठीक है, तो ये आपने बस छोटा सा एक हिस्ट्री देखा था सुप्रीम कोर्ट के विषय में और न्यायपालिका के विषय में। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाग 5, आर्टिकल 124 से लेकर 147। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के विषय में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया बोल सकते हैं, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में। कब स्थापना हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। क्लियर हुआ? और आर्टिकल 124 की बात हुई तो 124 को देख लेते हैं। 124 आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है कि भारत में केवल एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कहीं भी जो पीठ स्थापना होता है कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है आर्टिकल 130 में स्थान के विषय में दिया गया कि स्थान दिल्ली होगा। 124 के ही उपखंड 1 में यह प्रावधान दिया गया है कि 7 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ये पहली बार जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तब 7 जज थे और 1 चीफ जस्टिस थे, तो मतलब टोटल 8 जज थे। लेकिन अभी कितना है? ये धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरुआत में 8 जज, मतलब 1950 में 8 जज थे। फिर 1950 के बाद 1956 में जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया, 11 कर दिया गया। 1960 में 14 कर दिया गया। फिर क्योंकि भाई पेंडिंग होता चला गया, उसकी वजह से बहुत सारा केस पेंडिंग है, तो उसकी वजह से जजों की संख्या 1977 में 18 किया गया। उसके बाद 1986 में 26, 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 31 कर दिया गया और 2019 में बढ़ाकर 34 कर दिया गया, मतलब 33 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में 34 हैं, 33 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश है। ये आपने देखा। इसके अलावा थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं पेज। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता है? योग्यता के विषय में आप जानते हैं, सबसे पहले तो नागरिक तो होना ही चाहिए, भारत के नागरिक, न कि किसी अन्य देश का। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में या तो जज रहे हों या 10 वर्ष तक एडवोकेट रहे होंगे, लेकिन कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। या थोड़ा सा यहाँ करके और बढ़ा दीजिए, जाना माना विधिवक्ता हो। किसके नज़र में? राष्ट्रपति की नज़र में। तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहे हों या 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हों या जाना माना विधिवक्ता हो, राष्ट्रपति की नज़र में। जस्टिस एस.एम. सीकरी, जस्टिस यू ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील से न्यायाधीश बने हैं, वकालत करते हुए न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह कर लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए या सलाह करने के लिए बाध्यकारी है? इसके लिए कानून आया, इसको हम डिस्कस करेंगे। वाद हुआ 1982 में, एसपी गुप्ता वाद हुआ था, इसमें वर्सेस भारत सरकार। क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सेकंड जज केस इसको बोला गया, सेकंड जज केस। इसमें हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश
और अन्य 2 जजों के साथ सलाह करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। जो प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति, इनको क्या किया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 2 अन्य न्यायाधीश, इनके साथ सलाह करने के बाद ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे और यह जो सलाह होगा बाध्यकारी होगा। और इसी केस से ही कोलेजियम जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किया गया। कोलेजियम हम आगे पढ़ेंगे, कोलेजियम व्यवस्था क्या है, यहीं से भी कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत किया गया। और उस जो 3 कोलेजियम जज थे, ठीक है, 3 कोलेजियम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड देखा आपने। अब देखिए 1998 में KR नारायण के संबंध में हम लोग थर्ड जज केस के विषय में देखेंगे। थर्ड जज केस जो था 1998 में KR नारायण वर्सेस KR नारायण के संबंध में देखते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलेजियम व्यवस्था, वहाँ पे कोलेजियम में 3 जज थे, लेकिन थर्ड जज केस में जो जजों की संख्या था बढ़ा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही, प्लस के प्लस 4 अन्य न्यायाधीश थे। इनके सलाह से ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति करेंगे। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था है, चला आ रहा है। मुख्य न्यायाधीश को 4 जज से सलाह करना आवश्यक है। सन 2000 से 2002 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, का गठन किया गया। और 2014 में 120वें संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस लेकर आई, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो पाया। उसके बाद फिर 2015 में मोदी सरकार लेकर आई, 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी और 99वां संविधान संशोधन बना, जिसके माध्यम से NJAC का गठन किया गया। गठन हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ चीज़ें, लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर भी है। आप गठन करिए, लोकसभा राज्यसभा में पास करिए, बिल पास हुआ, NJS का गठन हुआ और इसी में दिया गया कि 124 का उपखंड ए दिया गया कि इसकी संरचना का विषय में है। NJS की संरचना क्या होगा, इसमें 6 सदस्य होंगे, बताया गया कि 6 सदस्य होंगे। 2 तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, 2 विधि शास्त्री रहेंगे, विधि शास्त्री। उसके बाद 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, यही अध्यक्ष होंगे, और 1 विधि मंत्री होंगे। इस संरचना की बात है। इनका कार्य यही था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के संबंध में है। और इसी में एक संरचना दिया गया 124 के उपखंड C में कि जो संसद रहेगा इसमें बदलाव करेगा। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको बोला गया 4th जज केस, इसमें क्या किया गया, जो 99वां संविधान संशोधन था इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और NJS को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से ही की जाती है, इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है। मुख्य न्यायाधीश हमेशा ही वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। 2 बार वरिष्ठतम के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था, हालांकि जस्टिस N राव 1973 में, जस्टिस MU भेग 1977 में। उसके बाद से वही व्यवस्था चालू है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। वर्तमान में सिर्फ वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। 2027 में चांस है कि BB नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। अब आज तक 11 महिला जो थी न्यायाधीश बन चुकी हैं। सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की। और इनकी शपथ जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इनकी शपथ के विषय में अगर हम बात किया जाए, मुख्य न्यायाधीश की CJI का शपथ जो होगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलाएंगे। ये जो शपथ लेंगे इसमें संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। इनका जो कार्यकाल है
कार्यकाल की बहुत वो होता है कि कार्यकाल कब तक बने रहेंगे, 65 वर्ष तक। जब तक 65 वर्ष हो नहीं जाता तब तक कार्यकाल पर बने रहेंगे। इनका कार्य कोई निश्चित नहीं होता है, या तो त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र के माध्यम से या तो 65 वर्ष रहें, और इनको 20 पद में से हटाया जा सकता है, जिसको लेकिन बहुत कम चांस है पद से हटाना, मतलब बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है। और या तो मृत्यु होने पर, यही त्यागपत्र दे सकते हैं, पद से हटाया जा सकता है मृत्यु होने पर या तो 65 वर्ष उम्र पर। जो जजों के हटाने की जो प्रक्रिया है इसको महाभियोग नहीं कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहेंगे, लेकिन जजों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं करेंगे। इसके प्रक्रियाओं के विषय में देखते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया या तो जजों को दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए देखिए, हटाने की प्रक्रिया इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, मुख्य न्यायाधीश को। और सबसे पहले सदन में शुरू होता है। सदन में लोकसभा में अगर है, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा है तो कम से कम 50 सदस्य। यदि सदन का अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है किसी एक सदन में, अगर लोकसभा में जाएंगे तो 100 सदस्य हस्ताक्षर करके ले जाएंगे और इनके जो लोकसभा के स्पीकर रहेंगे इसको स्वीकार करेंगे। इसी तरह राज्यसभा के स्पीकर भी जो सभापति होंगे 50 सदस्यों का हस्ताक्षर को स्वीकार करेंगे। उसके बाद एक समिति गठित होगी। समिति क्या करेगी? समिति में 3 सदस्य होंगे। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही रहेंगे, दूसरा रहेंगे हाई कोर्ट का न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश, और कोई विधि शास्त्री। इस समिति का गठन जो होता है सदन का अध्यक्ष करता है। यदि समिति जज को, मतलब जज को हटाने की बात हो रही है, न कि मुख्य न्यायाधीश, अगर जज को दोषी पाया जाता तो संसद का प्रत्येक सदन, मतलब 2/3 बहुमत से दोनों ही सदन को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों को बिल पास करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे प्रस्ताव दोनों जगह से 2/3 से पास हो जाएगा, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जज को हटा हुआ माना जाता है। हालांकि न्यायाधीश को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। जज अपना पद स्वयं या किसी के द्वारा जो अपना पक्ष है रख सकते हैं। हालांकि आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहा था। अब देखिए, एक दो बार ऐसा हुआ था लेकिन उसमें किसी को हटाया नहीं गया था। अब हम लोग देखेंगे अगला कि सर्वोच्च न्यायालय का वेतन कितना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन है संचित निधि, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 है। वहीं पर 2,50,000 आपको सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। आर्टिकल 126 में 125 की बात हो रही थी। आर्टिकल 126 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में, अगर यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं या छुट्टी पर हैं तो राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। 126 की बात हुई है। तो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आगे देखते हुए चलेंगे। 127 आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो एडॉक जज होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर काम पूरा नहीं हो पा रहा है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बेंच में जजों की संख्या कमी पूरा करना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेने के बाद ही किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उनको बोलते हैं एडॉक जज। और 128 आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति के सलाह के बाद ही या सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं, रिटायर्ड जज को। हालांकि किसी भी नियोजन में कार्य नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते हैं, नहीं भारतीय किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जैसे रिटायर्ड जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 129 आर्टिकल में है कि
सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा। इनका दिया हुआ कोई भी डिसीजन रिकॉर्ड में रखा जाता है, इसी को बोलते हैं अभिलेखीय न्यायालय। अगर कोई भी वाद है, अगर उसमें जो भी फैसला सुनाया गया है उस फैसलों को, क्योंकि कोई तो ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही केस आया तो हमेशा एक ही रहेगा। केस तो हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, उसमें कहीं ना कहीं केस तो आता रहता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है, उसी के आधार पर अन्य केस में सुनाया जाता है निर्णय। तो इसी से बोलते हैं एडवोकेट एंड रिकॉर्ड। तो हर एक केस, हर एक वाद को पढ़ना पड़ता है जो वकील बनने के लिए और जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय साक्ष्य के तौर पर रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। भारत का कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर आप न्यायालय की बातों को अवमानना करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ या आदेश का पालन न करते हैं तो आपको न्यायालय के अवमानना के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर 130 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के स्थान के विषय में दिया गया है कि दिल्ली है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ है कहीं भी स्थापित कर सकता, कहीं भी स्थापित कर सुनवाई कर सकते हैं। 131 आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, प्राइमरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो आरंभिक अधिकारिता है, इसका अर्थ होता है कि वे मामले जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकते हैं, जैसे कि राज्य का विवाद है तब वो मामले को सुन सकते हैं। अगर केंद्र राज्य का विवाद है तो वहाँ पे हाई कोर्ट भी सुन सकता है। केंद्र राज्य या राज्य का विवाद है तो यहाँ पे मतलब केंद्र और दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद है तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद सुनाने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत परिभाषित मूल अधिकारिता से नहीं आता है। ठीक है, और आर्टिकल 132 में यही प्रावधान है कि आपराधिक मामले हो गए, दीवानी मामले हो गए, विधि का विशेष प्रकार के विषय में इसमें दिया गया है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर अप कर लिए हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ है 28 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के द्वारा, कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधानों में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया है। सर तेज बहादुर सप्रू कमेटी में जो थे। ये क्वेश्चन देखने लायक है, इसे क्वेश्चन आ भी सकता है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मौलिक अधिकार जिसके अंतर्गत मानवाधिकार है, इसका संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो संसद में निहित है। 34 इस समय न्यायाधीशों की संख्या है, 33 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश एक, टोटल 34 हो गए। 2019 में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था, जैसा कि आपने देखा ही। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को, वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, संसद की सिफारिश संसद में महाभियोग प्रस्तावित होने पर। सही कथन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रियाओं के ब्यौरे की जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि के द्वारा यह अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा कुल उपस्थित और मत देने वाले
सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हों। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त की आयु जो कि 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया गया है संसद के द्वारा। वहीं पर देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि वकालत किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, और एडॉक जो जज की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं लेकिन सलाह लेने के बावजूद। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के साथ। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति वही जानते हैं, एडिशनल जो होते हैं जज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों में से नियुक्ति की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की, एडॉक जज की। इसके विषय में जब कोरम पूरा नहीं होता, काम ज़्यादा रहता, तब होता है ऐसा, ठीक है। और इसके विषय में देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी भी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। वहीं पर भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अगर न्यायालय चाहेगा तो अपना जो निर्णय है उसको बदल सकते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलेजियम व्यवस्था को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया। कोलेजियम जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। यही लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को चुनते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत कोलेजियम प्रणाली का आरंभ हुआ था। वहीं पर सेकंड जज केस जैसे आपने देखा ही था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में सेकंड जजेज मामले के उपलक्ष्य में की गई। तो इसमें कौन सही है? 1, 3 और 4 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। 1993 में व्यवस्था को अपनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। देखिए अगला है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होना चाहिए, कम से कम 5। देखिए संविधान के आर्टिकल 145 के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में कोई विधि का कोई प्रश्न है तो उसका विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन के निर्देश के लिए सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 संख्या होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया है। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे अगला जो है चीज़ें। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक जो अधिकारिता है इसमें भारत सरकार और 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस में बनी। वहीं पर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में प्रतिपादित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाबवाद में। अगला क्वेश्चन है, देखिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपने केस देखा 1973 में। उच्चतम न्यायालय की जो 13 सदस्यीय पीठ थी, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें स्वीकार किया कि संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, लेकिन यह भी कहा गया कि 368 के तहत संसद को संविधान की मूल जो संरचना है, सांचे ढांचे हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इंदिरा साहनी वाद जो था अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, जो क्रीमी लेयर था, इनके लिए वाद बना था। और गोलकनाथ वाद आपने देखा, इसमें ही कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट आर द प्राइमोर्डियल राइट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, दे आर द राइट विच इनेबल अ मैन टू चेक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर ही लाइक बेस्ट। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इंदिरा साहनी वाद आपने देख लिया। विशाखावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कामकाजी महिला है, अगर उस कार्यस्थल पर यौन शोषण हो रहा है तो उसके संबंधित में संरक्षण है। मेनका गांधीवाद, इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, इसके विषय में है। वहीं पर बेला बनर्जी वाद जो है बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम है 1948 से संबंधित है। देखिए, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, आर्टिकल 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। तो आपने देखा बहुत ही अच्छे ढंग से। और जो भी विवाद है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास जो लाए जाते हैं, ये सब अपीली क्षेत्राधिकार है और इनका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। कोलेजियम प्रणाली, अपीली क्षेत्राधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों और में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध और निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। अगला कथन है कि सही कथन, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित हैं, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है, जो कि आर्टिकल 137 में है। जुडिशल रिव्यू आप जानते हैं, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं जुडिशल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशल रिव्यू से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, 137 आर्टिकल आपने देखा। तो न्यायालय के किसी भी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका जो रिव्यू पिटीशन है, इसके खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियम के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का रिव्यू करने और उसे परिवर्तित करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उसी को बोलते हैं जुडिशल रिव्यू। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है विधानमंडलों के द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, तो ये दोनों का ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति दोनों लोग के पास पावर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की है। और वहीं पर भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन सही है। तो इसको
पढ़िएगा, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारता जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। जुडिशल रिव्यू आप देख सकते हैं, यूएसए और भारत दोनों में ही है। देखिए, संसद की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 122। अगर संसद में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानिए कि ये क्वेश्चन आता है, भी हाल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगर न्यायालय के द्वारा जो संसद की कार्रवाई है इसकी जांच को प्रतिबंधित करने वाला जो अनुच्छेद 122 है, जो भी सदन में कोई काम हो रहा है संसद में, तो उस पर वहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। विधि की समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर अन्यत्र कहीं रखना। कोई भी संविधान संशोधन कानून है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि की समझ समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर अगर संविधान में कहीं अन्य रखते हैं तो उसको क्या कर सकता है, असंवैधानिक। क्योंकि मौलिक अधिकार, आप जानते हैं, मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल करेक्ट है, और इसे उधार की वस्तुएं बोलते हैं। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, और संविधान, परंपरा और कानून की स्थापित प्रक्रियाओं पर ये सब न्यायिक प्रणाली पर आधारित है। अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। वहीं पर भारत के संविधान का जो अभिरक्षक है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 143 के उपखंड 1 के अनुसार। आर्टिकल 143, इससे भी क्वेश्चन आता है। 143 हो गया, 137 हो गया। तो इसको हम लोग देखें, 136 तो हम लोग 136 भी देखे, 137 भी आपने देखा था। 137 में आपने देख ही लिया, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्लोकन कर सकता है, जैसे बेरुवादी वाद हो गया, केशवानंद भारती वाद हो गया, ठीक है। और 138 आर्टिकल में है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के विषय में है। तो संसद जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। और आर्टिकल 129 में 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। 139 से यदि कोई मामला 2 उच्च न्यायालयों में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को अपने पास बुलाने की, मतलब अपने पास जो सुन सकता है, प्रार्थना उस पर सुन सकता है। आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कोई भी विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आवर्त रूप से लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई विधि बनाया गया है तो हर न्यायालयों पर लागू होगा, ठीक है। 142 में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय सिद्धांत जिसको बोलते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैसे राजीव गांधी के हत्यारों के न्याय में देरी होने के कारण छोड़ देना, इस तरह की चीज़ें था, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए हैं। अगला देखिए, ये विधायी शक्तियों की वो संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। इसको आपने देखा ही, संसद विधि बनाकर बढ़ा सकता है। उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी अधिकारिता है इसके विषय में सही है। परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। वहीं पर परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श तभी देते हैं जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं। वहीं पर देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के कार्यपालिका, विधायिका व मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा जो किया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, इसमें रिट के विषय में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है, ये आर्टिकल 226, 27, आर्टिकल 32 है।
सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जाहिर करने का पावर है। आर्टिकल 32 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और नियुक्ति आप जानते हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किए हैं तो आपको न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। और इनका जो शपथ है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता में जो आते हैं, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या इनके अधिकारिता में आते हैं। आर्टिकल 335 ये आप तो देख ही रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजने का तो रीट ही है। उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर अवैधानिक घोषित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विषय में अगर हम लोग देखें तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में सबसे पहले संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया है। एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, इसके विषय में आप देख लिया। आर्टिकल 129 आपने देखा है। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति 143 में, 132 में है। उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 136 में। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन में है कि HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। और भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। वहीं पर भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ये आपने देख ही लिया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन पे अभी आपने देख लिया है। TDST के निर्णयों को चुनौती जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति का क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेकर। जस्टिस BB सिन्हा 1959 से 1964 तक रहे। BP गजेंद्र गढ़कर 1964 से 66। जस्टिस SR दास 1956 से 59 तक रहे। जस्टिस KJ बालकृष्ण 2007 से 10। जस्टिस KH कपाड़िया रहे। जस्टिस HL दत्तू आपने देखिए। जस्टिस रंजन गोगोई 2018 से 19 तक रहे। NV रमन रहे 21 से, ठीक है। इस तरह आप देखें रहेंगे। इसका देखिए 1990 के दशक में, जो दशक के अंत में कार्यरत जो मुख्य न्यायाधीश थे S आनंद। चंद्रचूड़ जी के विषय में 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, सबसे लंबे समय तक रहे। और इनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी जी ने किया था। सबसे कम अवधि के लिए कमल नारायण सिंह जी रहे थे। ये सब देख सकते हैं। फातिमा बीबी का हाल में ही न्यायाधीश निधन हुआ, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही थी 1997 से 2001 तक। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी हैं। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ये ध्यान दीजिएगा। PIL की जो शुरुआत है एक न्यायिक पहल की है। PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोलते हैं। और इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या जनसमूह के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा वर्ष 1979 में हुसनैरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में PIL स्वीकार किया गया। इस याचिका को जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है इन्होंने दाखिल किया था, इनको ही मदर ऑफ PIL बोलते हैं, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उस समय जो याचिका को स्वीकार किया था PN भगवती ने, क्योंकि वही समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 1973 में हुई थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नियुक्ति 1985 में हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें आपने देख लिया है। अब हम लोग देखें थोड़ा सा और क्वेश्चन, जैसे कि है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में PIL के
प्रजनकों में से एक थे और जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल नेम है। और एस आनंद आपने देखा ही। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण से संबंधित है। सितंबर 2003 में न्यायालय के निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। विशाखावाद आपने देख ही लिया है। आर्टिकल 348 में देखा जाए तो भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। आर्टिकल 348 में इसमें दिया गया है। आईपीसी जो है कि धारा 300 ये तो हट गया, इसको देखने की ज़रूरत नहीं। कोयला घोटाला आवंटनवाद है, इसमें सीबीआई को एक पिंजराबंद तोता कहा गया था। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखिए न्यायालय बचा हुआ है। न्यायालय का जो हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट के बाद हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें तो अन्य जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, इनके विषय में भी डिस्कस कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को स्टे करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये तो देख सकते हैं जहाँ तक हम लोग पहुँचे। अगर हम लोग इसको न्यायालय को बीसी में कंप्लीट कर लेते हैं तो आई होप आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, इसे क्वेश्चंस को निकाल लेता हूँ। ठीक है, हम लोग इसी में कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विषय में, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत है। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट का देख लिया तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसमें देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो निर्धारित करने का अधिकार है उच्च न्यायालय में, तो राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। आर्टिकल 200 जो हाई कोर्ट है 214 से 232 तक है, 214 से 232 तक है। 1861 के हाई कोर्ट एक्ट में भारत में 1862 में 3 हाई कोर्ट बने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तब ये राज्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आर्टिकल 214 में है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। अभी वर्तमान समय में टोटल 25 हाई कोर्ट है। 28 राज्य हैं, हालांकि हाई कोर्ट की संख्या 25 ही है। कहीं कहीं पे 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। ये आर्टिकल 231 में पढ़ेंगे। जैसे कि कोलकाता है, इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और कोलकाता का हाई कोर्ट है। बम्बई में जो इसका क्षेत्राधिकार है महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव गोवा का है। मद्रास दिल्ली पुडुचेरी का, तमिलनाडु पुडुचेरी का। पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का। गुवाहाटी का हाई कोर्ट जो इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हाई कोर्ट है। ठीक है, इस तरह आपने देखा। इसमें भी 215 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालयों का जो अभिलेखीय न्यायालय होगा इस आपने देखा ही। और इनकी योग्यता भी यही होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में वकील रहे या 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा में रहे हों तो उनको हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की नज़र में जाना माना अगर विधिवत्ता हो, इसमें विधिवत्ता का प्रावधान हाईकोर्ट में इसमें नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलेजियम सिस्टम से संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के उपरांत इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम अपना परामर्श देता है। देन जाकर
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ होता है राज्यपाल या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाते हैं। वो भी संविधान, भारत के संविधान जो है 3री अनुसूची में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। इनका वेतन 2.5 लाख रुपये है। ये भी राज्य की संचित निधि से देते हैं। यहीं पे पेंशन जो हो गया भारत की संचित निधि से इनका दिया जाता है। इनका कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष तक रहेंगे। या तो त्यागपत्र दे सकते हैं या तो इनको पद से हटाया जा सकता है तब तक। इनको भी रीट जारी करने की शक्ति है 226 में, जो मूल अधिकार के प्रति, मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो 5 रीट होता है। लेकिन 6वां रीट इसमें इंजेक्शन एक रीट होता है, इनकी हाईकोर्ट के लिए अलग है। हाईकोर्ट का जो रीट है अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार का रीट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट का जो रीट है मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार दोनों को जारी करता है। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय के प्रमाण पत्र पर देने पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। 7 वर्षों के ऊपर की सज़ा के सभी मामलों पर आप फौजदारी मामलों पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर फांसी की सज़ा बिना हाईकोर्ट के पुनरावलोकन के बिना नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हाईकोर्ट में आपने देखा। क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 आपने देख लिया। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में की जाती है और भारत की समेकित निधि से वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया, राज्य की समेकित। वहीं पे पेंशन भारत की संचित निधि से। उम्र आपने देख ही लिया है, ये भी आपने देख ही लिया है। न्यायाधीशों की संख्या टोटल, न्यायालयों की संख्या जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है 25 है। ये सब आपने देख लिया है। वह न्यायालय जिसने फैसला दिया कि एक बार में 3 तलाक कहना से तलाक होना गैरकानूनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कोलकाता उच्च न्यायालय है। वहीं पर इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है बम्बई उच्च न्यायालय। वहीं पर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इनका खंडपीठ जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम में है। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, आपने देख ही लिया है। बम्बई में जो बम्बई हाईकोर्ट है एक से अधिक इसमें बेंच है। तो ये आपने सब देख ही लिया है। भारत के न्यायालयों के द्वारा रीट जो जारी करने के संदर्भ में सही कथन है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसके कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश मैंडेनेस नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति जो पब्लिक माइंडेस पर्सन, अधिकार पर इच्छा जिसको बोलते हैं, रीट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में समावेदन करने के लिए पेटिशनर हो सकता है। भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार जो नहीं है, परामर्श क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में जो याचिका दायर की जाती है हाईकोर्ट के में, जो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, प्रोविज़न हो गया। इसी तरह देखिए सर्ट, और ये सब रीट के विषय में हम लोग देखे ही थे। उत्प्रेषण, अधिकार पे इच्छा, बंदी प्रतिचिकरण, ये सब रीट के विषय में हम लोग 1 बाय 1 करके आर्टिकल 32 में देख लिए हैं। उच्च न्यायालय को परमादेश करने की शक्ति जो है संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार है। इसी तरह इसमें देख सकते हैं दोनों ही कथन सही है। न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा करना व पालन न करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, ये सब कंटेंट आप कोर्ट में आता है, न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। इसके लिए दंड का प्रावधान तो है ही। PIL के विषय में आप देख सकते हैं, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो इस कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो दोनों ही करेक्ट है। बाबरी जो राम मंदिर का विवाद था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक टाइटल सूट था, स्वत अधिकार मुकदमा था। इसी तरह देखिए भारत के में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति की समान ही है।
और वहीं पर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति जो सौमित्र सेन थे, इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन अपने बचाव के लिए इन्होंने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था सौमित्र सेन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना। जिला न्यायाधीश जो आर्टिकल 233 में शब्द आया था, जिला न्यायाधीश बनने के लिए आप जानते हो आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इनकी योग्यता यही होती है कि 7 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहे हो या तो हाई कोर्ट प्रमाणित करे उसको। जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर करते हैं। एग्जाम पास करके आते हैं। इनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है। ठीक है। जिला और सत्र न्यायालय, अगर देखिए सिविल या दीवानी एक होता है, एक फौजदारी। सिविल या दीवानी, इसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं, इनके हेड को बोलते हैं। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश होते हैं इनको, और वहीं पर फौजदारी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोलते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनको बोलते हैं। तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं जिले के सबसे बड़ा न्यायाधीश होते हैं। जब ये सिविल मामले को सुनते हैं तो जिला जज बोलते हैं, जब ये फौजदारी मामले को सुनते हैं तो सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। 312 आर्टिकल में अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, अब तक भारत में स्थापित नहीं है। वहीं पर फास्ट ट्रैक अदालत हो गया, यहाँ पे बहुत ही तेज़ काम होता है, इसके लिए है। ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, इस तरह करके बनाया गया है। परिवार अदालतें हैं, स्थानीय स्वशासन, इसके विषय में चीज़ें हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से करती है, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। दोनों ही कथन सही है। ग्राम न्यायालय के विषय में देख सकते हैं कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है। मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं।